ये नेकडोर के कुछ जो काम हैं उनके कुछ फोटो हैं, दो तीन स्लाइड है, ज़्यादा नहीं है। ये हमारी पार्लियामेंट की रैली हम करते थे 2004 से लेके 2016 तक हमने रैलियाँ की हैं। आखिरी रैली हमारी रामलीला मैदान में थी। ये जो अलग अलग तरीके के कार्यक्रम हम करते रहे हैं उनके कुछ फ़ोटोज़ हैं। ये यूएन जनरल असेंबली में तो ये जो सारे फ़ोटो हैं ये हम क्या क्या करते, हॉल में भी प्रोग्राम करते रहे हैं, रामलीला मैदान में भी करते रहे हैं, सब जगह करते रहे हैं, ठीक है। और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर दलितों के सवालों को उठाते रहे। तो इस बात से हम थोड़ा बहुत वाकिफ़ हैं कि हमारे समाज के सामने आज बड़े सवाल क्या हैं। तो नेकडोर जो है उसकी स्थापना हम लोगों ने 2001 में की थी और ये देश भर के दलित, आदिवासी, पहले हमने इसको दलित संगठनों के राष्ट्रीय मंच के तौर पर खड़ा किया था और करीब 1200 ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश में जो इसके साथ जुड़े थे। फिर आदिवासियों के निवेदन पर हम लोगों ने इसको फिर नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन किया। और 2020, क्योंकि आपको पता है 2016 में सरकार ने हमारे बहुत सारे जो खाते वाते बंद कर दिए थे, तो फिर हमने 2020 में नेकडोर सेवा फाउंडेशन के नाम से एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाया हमने, और उसको भी 3 साल हो गए। अब हम जो नेकडोर का जो लीगल प्रोसेस है वो नेकडोर सेवा फाउंडेशन के नाम से करते हैं। नेकडोर की जो अप्रोच है, जो हम विजन, मिशन और एजेंडा है, वो हम बेसिकली जो है एक दलित और आदिवासी और पिछड़े समुदायों का जो है एक वाइब्रेंट फोर्स बनाना चाहते हैं, जो आजकल जो है पॉलिटिकल बैंक के तौर पर फ्रस्ट्रेट हो रहा है। ना उनको ये पूछ रहे हैं, ना कोई पूछ रहा है। तो हम उस पॉलिटिकल प्रोसेस में जाने की बजाय हमारी जो अपने समाज की ताकत है, उस समाज की ताकत को हम कैसे संगठित करके अपने समाज के हित में इस्तेमाल कर सकें, जिससे समाज मजबूत हो, उस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहता है। नेकडोर ने बहुत सारी प्रोसेसेस शुरू की हैं और हम लोग मिलकर विचार करते हैं। आज की जो प्रोसेस है वो भी हमारे कलेक्टिव इमेजिनेशन का है। हम मिलकर क्या सोच सकते हैं, मिलकर क्या फैसला कर सकते हैं, हम मिलकर समाज के लिए क्या सोच रहे हैं। अलग अलग यहाँ आंध्र प्रदेश के लोग भी, आंध्र प्रदेश के साथी हैं, राजस्थान के साथी हैं, अलग अलग राज्यों के साथी हैं। तो हमारा कलेक्टिव विजन क्या है, महाराष्ट्र का व्यक्ति कैसे सोच रहा है, उत्तर प्रदेश का व्यक्ति कैसे सोच रहा है, हरियाणा का व्यक्ति कैसे सोच रहा है, राजस्थान का व्यक्ति कैसे सोच रहा है, हम लोग कैसे सोच रहे हैं, फिर कैसे हम उसको राष्ट्रीय स्तर पर एक रूप दे सकते हैं जिससे कि हमारे समाज के इंटरेस्ट सर्व हों। हमारा काम अपने समाज के इंटरेस्ट को सर्व करना है। हम प्राइमरीली नेकडोर जो है डॉक्टर अम्बेडकर के 4 सिद्धांतों पर काम करता है। 3 सिद्धांतों के बारे में बहुत चर्चा होती है, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज, लेकिन उसी में उनका जो हैव फेथ इन योर स्ट्रेंथ पर हमारा ज़्यादा फोकस है। तो हम जो है डॉक्टर अम्बेडकर की जो एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, हैव फेथ इन योर स्ट्रेंथ, हमारा हैव फेथ इन योर स्ट्रेंथ पर ज़्यादा फोकस है, ठीक है। तो हम उस पर फोकस करना चाहते हैं और उसी के लिए हमारे जो सारे कार्यक्रम हैं, नेकडोर के जो सारे कार्यक्रम हैं, वो समाज की ताकत को इजाफा देने की दिशा में है। मैं उदाहरण के लिए अगर आपको बताऊं, उत्तर दिल्ली में हमारी बहुत सारी महिला साथी आई हुई हैं। हम 35,000 परिवारों के साथ काम करते हैं और मैं आज आपको ये मतलब कि आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि अगले 3 साल में हम दिल्ली में 2 लाख परिवारों का एक आर्थिक ढांचा और अब काइंड ऑफ सेमी बैंक काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन हम खड़ा करेंगे। अगले 3 साल में हम खड़ा करेंगे, ये हमने तय किया है। क्योंकि हमने ये देखा है कि दूसरों के पैसे से नेकडोर काफ़ी डोनर एजेंसी के साथ काम करता था, लेकिन हमारे कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी हैं। हमें ये समझना है, जब हम अपनी ताकत पे यकीन करना चाहते तो हम अपनी ताकत से अपने लोगों को मजबूत करना चाहते। हमारी स्ट्रेटेजीज क्या हैं, हमारी रणनीतियाँ क्या हैं? हमारी रणनीतियाँ हैं, हम भावनाओं में बहकर काम नहीं करते। हम अपने समाज का विश्लेषण ठोस, देश के जो डेटा हैं, देश के आंकड़े क्या बोल रहे हैं, जनसंख्या के आंकड़े क्या बोल रहे हैं, एग्रीकल्चर सेंसस के आंकड़े क्या बोल रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री के आंकड़े क्या बोल रहे हैं, तो उन तमाम आंकड़ों का लैंड रिकॉर्ड्स क्या बोल रहे हैं, हम जो है डेटा
हमारे लोगों के बारे में क्या बोल रहे हैं, उन डेटा का पूरा अध्ययन करके हम अपना काम तैयार करते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। हम लोगों ने पिछले 20 साल के अपने सफ़र में हजारों लीडर्स को सपोर्ट किया है, प्रमोट किया है, खड़ा किया है, और ये हमारा एक काम है। हम ये मानते हैं कोई भी समाज कमज़ोर तब होता है जिस समाज के पास नेतृत्व नहीं होता है, और नेतृत्व केवल राजनेता नहीं होते हैं, नेतृत्व केवल पॉलिटिकल पार्टी के लीडर नहीं होते हैं। समाज का नेतृत्व, समाज के गली कोनों में काम करने वाला जो व्यक्ति है वो समाज का नेतृत्व है। तो उसको हम कैसे मजबूत करें जिससे कि किसी भी लेवल पर हमारे समाज के साथ कोई भी अन्याय हो उसका वो मुकाबला वहाँ पे कर सके। हम जो है जो नेशनल प्लेटफॉर्म, नैकडोर के बनाने से पहले देश में कोई नेशनल प्लेटफॉर्म नहीं था। पॉलिटिकल पार्टियां बहुत थी लेकिन एक नेशनल प्लेटफॉर्म दलितों का कोई नहीं था। तो नैकडोर को एक नेशनल प्लेटफॉर्म के तौर पे हमने स्थापित किया। सरकार के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, पॉलिसीज़ पे इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन पॉलिसी पे इंटरेक्ट करने का मतलब है कि हम पॉलिसीज़ का डीपली एनालिसिस भी करते हैं, गहराई से उसका अध्ययन भी करते हैं, उसका पूरा विश्लेषण करते हैं। उस पॉलिसियों से हमारे समाज को क्या नफ़ा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, उस दृष्टि से हम पॉलिसीज़ का देखते हैं और फिर सरकार को सजेशंस करते हैं। मैं जब बाद में आएगा मैं बताऊंगा कौन कौन सी पॉलिसी में हमने इंटरवीन किया। हम जो है प्राइवेट सेक्टर के साथ हमारा जो रिलेशन है लव एंड हेट रिलेशन है एक तरीके से, क्योंकि लव एंड हेट रिलेशन में कई बार हमें उनका विरोध करना पड़ता है और कई बार उनके साथ हमें काम करना पड़ता है। हमारे मुद्दों पर हम उनकी नीतियों को प्रभावित करना चाहते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि 2011 में हमने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री को कंपेल किया कि उसने अफर्मेटिव एक्शन के ऊपर नैकडोर के साथ एक MOU साइन किया, और उन्होंने ये कहा कि प्राइवेट सेक्टर में जहां संभव होगा हम अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की हिस्सेदारी बढ़ाएंगे। तो ये काम केवल हम तभी कर पाते हैं जब हम उनके साथ इंगेज करते हैं और जहां चीज़ गलत है उसका विरोध करते हैं। हम जो है अभी तक हमारे समाज में कोऑर्डिनेशन की कोई इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस नहीं है। हम ये समझते हैं कि हम वो इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस क्रिएट करना चाहते हैं। HP गेन साहब गुजरात गाजियाबाद में क्या कर रहे हैं, और चालिया साहब हरियाणा के 3 जिलों में क्या कर रहे हैं, या जो हमारे संजय जी ने जी संस्कृति के क्षेत्र में क्या बड़ा काम कर रहे हैं, हमारे समाज में किसी को पता ही नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है। तो हम कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन की वो प्रोसेस को आगे ले जाना चाहते हैं जिससे कि समाज के एजेंडे आगे जा पाएँ। हमने क्या क्या किया, हम जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हमने कम्युनिटी लीडरशिप की। इस वक्त हमने करीब 374 महिलाओं को नेतृत्व में खड़ा किया, जिसमें और अभी दिल्ली में हम 125 महिला लीडरों के साथ काम करते हैं। ये सब अपने अपने इलाकों में 300, 400, 500 परिवारों के साथ काम करते हैं। नैकडोर जो है, ये तो आप भी लोग जानते होंगे कि देश में सबसे बड़ा मोबिलाइजेशन प्लेटफॉर्म जो है नैकडोर है, और नैकडोर को इस बात पे फख्र है कि जब 2 अप्रैल 2018 का भारत बंद हुआ तो भारत सरकार ने केवल नैकडोर के ऊपर उंगली उठाई कि यही लोग हैं खुराफाती, और उसकी वजह से हमको बहुत सारा नुकसान भी भुगतना पड़ा। तो ये हमारी मोबिलाइजेशन के हम जो है बहुत सारे जो है पॉलिसी इनिशिएटिव्स पर एडवोकेसी करते हैं, पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब जैसे हम कोशिश करते हैं कि देश के प्री बजट मीटिंग में हम लोग फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बात करते हैं। बहुत सारी जैसे स्टार्टअप है, माइक्रो फाइनेंसिंग है, दलित वेंचर फंड है, ये सारे नैकडोर के सुझाव थे जो सरकारों ने धीरे धीरे करके लागू किए। हम लोगों ने मांग की थी कि 50% प्रोक्यूरमेंट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एंटरप्रेन्योर से होना चाहिए। 50 तो नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज से 20% प्रोक्यूर करना शुरू किया है। उसमें 20% जो है वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से प्रोक्यूर करते हैं। तो आज की तारीख में 6% प्रोक्यूरमेंट जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से होता है। ये नैकडोर का इनिशिएटिव था जिसको सरकार ने, फिर हमने ये कहा कि आपने जो प्रोक्यूरमेंट लागू किया है इसमें तो हमारे लोगों का हिस्सेदारी हो ही नहीं रही, तो फिर हमने कहा कि आप ऑनलाइन कीजिए इसको। तो अब उन्होंने जैम पोर्टल, पिछले 3-4 साल से जैम पोर्टल पर वो ये काम करते हैं। हम बहुत सारे रिसर्च करते हैं। हमने करीब 40-50 रिसर्च पब्लिकेशंस निकाले हैं। हमने न्यूट्रिशन के ऊपर देश के हर राज्य के ऊपर एक स्टेटस रिपोर्ट निकाला, हमने देश के ऊपर भी रिपोर्ट निकाला। हमने वाटर सैनिटेशन पे 10,000 परिवारों का प्राइमरी सर्वे किया, और हमने बताया कि पानी की ज़रूरत कैसे, ये जो जल कल वाला आप देख रहे होंगे अभी,
ये जल कल वाला जो हम लोगों ने 2011-12 में इस बात को उठाया था हमने, और ये बाकायदा हमने सरकार को दिया था कि जब तक प्रत्येक घर में जल कल नल के लिए नल नहीं होगा तब तक जाति के नाम पर दलितों के साथ पानी के अंदर भेदभाव होता रहेगा। तो ये कैसे कंक्रीटली हम सोच पाए प्रोग्राम को, ये हमारी रिसर्चों से निकल कर आता है। बहुत सारे पब्लिकेशन जो भी रिसर्च करते हैं, जो पॉलिसी ब्रीफ बनाते हैं, उन सबको हम पब्लिश करते हैं। हम लोग सरकार के विभिन्न संस्थाओं में एडवाइजरी रोल में रहे हैं, जैसे 11th 5 ईयर प्लान था, 12th 5 ईयर प्लान है, और अब तो कोई प्लान ही नहीं है, आप ये भी समझते हैं। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिन पर हम काम करते हैं। हम केवल आरक्षण पर काम नहीं करते, ज़्यादातर हमारे समाज के लोगों का ध्यान आरक्षण पे रहता है, एट्रॉसिटी पे रहता है, बाकी सवालों पे नहीं रहता है। अभी कुछ दिनों पहले, 2 महीने पहले, हम लोगों ने एजुकेशन पर भी एक राउंड टेबल किया था, और आपको बताऊंगा मैं, उसके आंकड़े आपको आगे दिखाएंगे। तो एजुकेशन है, हेल्थ है, वाटर सैनिटेशन, लाइवलीहुड, जेंडर, यूथ, तमाम मुद्दों पर नैकडोर जो है अपनी निगाह रखता है और उस पर इंटरवीन भी करता है और काम भी करता है। हम लोग इंटरनेशनल इंटरवेंशंस भी करते हैं, और आप सब लोगों के सहयोग की वजह से नैकडोर की तरफ से मुझको यूएन जनरल असेंबली में जाकर 2008 में अपनी बात रखने का मौका मिला था, और वो पहला दलित व्यक्ति था जिसको ये मौका मिला। जो जिनेवा में हियरिंग होती है उनमें भी हम लोगों ने अपनी बात रखी है। फिर कुछ समय बाद हमको ये समझ में आया कि भारत में काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि असली परिवर्तन तो यहाँ आना है। और जो है अभी हम लोगों ने, जो मैंने बताया कि नैकडोर को केयर मिलेनियम अवार्ड 2011 में मिला था, जो केयर लग्जमबर्ग और ड्यूशलैंड देता है। और आपको मुझे ये बताते हुए खुशी है कि ये अवार्ड लग्जमबर्ग के प्राइम मिनिस्टर को 2nd अवार्ड मिला था, और 3rd अवार्ड जो है, तीसरे साल जो अवार्ड मिला वो नैकडोर को मिला था, वो अवार्ड। नाउ इसके बाद अब मैं जो है, तो ये नैकडोर का परिचय था। इसके बाद में जो है थोड़ा सा तो नैकडोर के जो काम है ये केवल इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, शायद उन्हें नैकडोर की इस तरह की बातें सुन के बारे में ज़्यादा जानने का पहले कभी मौका नहीं मिला होगा। बहुत सारे लोग नए हैं यहाँ पर, तो इसलिए मुझे लगा कि ये बातें रखनी ज़रूरी है, और जिससे आपको ये भी पता लग जाए कि यहाँ पर जो बातें होंगी, आप जो विश्लेषण करेंगे, आप जो सुझाव रखेंगे, उन सुझावों को और बातों को आगे ले जाने वाला एक मजबूत संगठन है जो इस बात को आगे लेकर जाएगा। अब मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। ये सेकंड है हमारा, जो सेकंड प्रेजेंटेशन का सेकंड हिस्सा है। मैं समझता हूं कि ये आंकड़े आप लोगों ने अभी तक जितने भी प्रोग्राम देखे होंगे, और अगर हम अभी इस राउंड टेबल को ओपन कर दें तो मैं दावे से कह सकता हूं 80% लोग जो बात कहेंगे वो विधवा विलाप की श्रेणी में आएंगे। हम लोग अपने कमजोरियों पर ज्यादा बात करेंगे। मैं आपके सामने कुछ ऐसे आंकड़े रखना चाहता हूं जिससे आपको पता लगे हम कहां एग्जिस्ट करते हैं, हमारी क्या स्थिति है। इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीजें सुधर गई हैं, लेकिन देखिए हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत क्या है। हमारी जो ताकत है, हम अपनी ताकत को देख नहीं रहे हैं, इसलिए कई बार चीज़ें, हमारे जो विश्लेषण हैं थोड़े से अलग हो जाते हैं। हमारी ताकत क्या है कि इस देश में हमारे पास टीचिंग इंटेलेक्चुअल्स इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस 1,23,441 हैं। हालांकि हमारी आबादी की प्रपोर्शन में नहीं है, लेकिन जिस समाज के पास 1,23,441 इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो कितना बड़ा काम कर सकते हैं। तो हमें सोचना है। तो एक बात ये, नॉन टीचिंग स्टाफ में हमारे जो लोग हैं, 2 लाख से ज़्यादा लोग हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ में, यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में। ये केवल कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ, स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। कॉलेज और हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, स्कूल के एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें करीब 3 लाख लोग हमारे समाज के काम करते हैं। ये केवल शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब नहीं है, केवल शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा हूँ मैं। जो स्टूडेंट्स हैं, जो हायर एजुकेशन में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं,
58,94,000 स्टूडेंट आज की तारीख में यूनिवर्सिटी और कॉलेज में हमारे समाज के 98 करीब 59 लाख बच्चे हायर एजुकेशन में आज की तारीख में। इतनी बड़ी मैन पावर हमारे पास है, जो इंटेलेक्चुअल है, जो सोचने वाले हैं, जो समझने वाले हैं, ये हमें समझना है। सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारी क्या स्थिति है? क्लास 1 में हमारे पास 7,151 ऑफिसर्स हैं। इसमें जॉइंट सेक्रेटरीज हैं, एडिशनल सेक्रेटरीज हैं, 1-2 सेक्रेटरीज हैं, डायरेक्टर्स हैं, सेक्शन ऑफिसर्स हैं। 7,151 लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। स्टेट गवर्नमेंट का आंकड़ा इससे भी ज्यादा बड़ा है। ठीक है, हमारे पास क्लास बी जो ऑफिसर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनकी संख्या 24,707 है। 24,000, ये 24,000 लोग जो हैं, 24 और 7 31,000 जो लोग हैं, देश की पॉलिसी निर्माण के सबसे बड़े कंपोनेंट हैं। ये देश की नीतियां बनाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मुझे 2, 4, 10, 20, 50 लोग चाहिए जो देश की नीतियां बनाएं। हमारे पास 30,000 से ज्यादा लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं। क्लास सी में सफाई कर्मचारियों के अलावा 2,88,000 हमारे क्लास सी के क्लर्क हैं, अपर डिवीजन क्लर्क हैं, पीए हैं, पीएस हैं, ये सब लोग इसमें शामिल हैं। कुल मिला के सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे 3,36,927 व्यक्ति हैं। आज कोई भी व्यक्ति इनमें से 50,000 रुपये से कम तनख्वाह नहीं लेता है। हमें समझना है, ये किसी पर मजबूर नहीं है। ये सब लोग संपन्न हैं। बैंकिंग इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हमारी क्या स्थिति है? बैंकिंग इंडस्ट्री में महेंद्र जी बैठे हैं यहां पर, क्लास ए ऑफिसर जो है हमारे 87,951 क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 1 के ऑफिसर्स हैं हमारे। क्लास बी में 3,703 है, क्योंकि क्लास बी के ज्यादा ऑफिसर होते नहीं बैंकों में, क्लास 1 के ज्यादा होते हैं। क्लास सी में 27,000 लोग हैं। सफाई कर्मचारियों में 14,000 लोग हैं। 1,97,000 लोग हमारे बैंकिंग और इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हैं। उसके बावजूद और देश की 20% आबादी होने के बावजूद हमारा बैंकिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नहीं है हमारा कोई। समझना हमें। पॉलिटिकल लीडरशिप, 5 पॉलिटिकल पार्टीज के जो नेता हैं, जो हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो शेड्यूल कास्ट हैं। आप सबको जानते हैं, मैं बता देता हूं। बहन मायावती, चिराग पासवान और उनका चाचा, क्या नाम है उनका, पारस पासवान, और वो जो दक्षिण में दलित पैंथर पार्टी है, हाँ, वीसीके के जो प्रेसिडेंट है वो, हाँ, और कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी शेड्यूल कास्ट हैं आजकल। तो 5 पार्टी के हेड शेड्यूल कास्ट हैं। ये सवाल है हमारे सामने, ये ताकत है हमारी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, करीब 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन रोल आज की तारीख में हैं, जिसमें 84 लोग लोकसभा में चुनकर आए हैं। हाँ, आरपीआई, सॉरी, 6, मैं माफी चाहता हूं, रामदास अठावले वाली, कोई बात नहीं, तो मैं माफी मांगता हूं उसके लिए, वो भी ऐड कर दूंगा इसके अंदर, तो मेरा आर्गुमेंट और मजबूत हो गया ये। हाँ, वो भी है। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है हमारे पास 613 है पूरे देश में। 613 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है हमारे। मेंबर ऑफ पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज में 6 लाख लोग चुने जाते हैं। अभी उत्तर प्रदेश में मेयर का चुनाव हो रहा है। 6 लाख शेड्यूल कास्ट जो है पंचायत में चुने जाते हैं। ये सब लीडर लोग हैं। तो समाज के पास पॉलिटिकल लीडरशिप के नाम के ऊपर 6 लाख से ज्यादा लोग हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे जो लाइन में हैं, उनका तो अभी नाम ही नहीं है इसमें। इतनी बड़ी लीडरशिप है हमारे समाज के पास। एग्रीकल्चर लैंड के बारे में हमारी क्या स्थिति है? हमारे पास देश के टोटल खेतों की संख्या में 11.84% जो खेत हैं, करीब 12% खेत शेड्यूल कास्टों के पास हैं, और इन खेतों का जो रकबा है करीब 8.5% का, जो देश की पूरी भूमि का जो 8.5% भूमि है एग्रीकल्चर लैंड, वो शेड्यूल कास्टों के पास है। हालांकि हमारी आबादी के हिसाब से कम है, लेकिन हमारे पास है।
तो ये अपने दिमाग से निकाल दें कि सारे के सारे शेड्यूल का जो एग्रीकल्चर जो लैंडलेस लेबर है, ठीक है। मार्जिनल लैंड होल्डिंग में हमारे पास 1,35,00,000 लोग हमारे मार्जिनल फार्मर हैं, 1,35,00,000, और उनके पास करीब करीब 5 लाख हेक्टेयर ज़मीन है। स्मॉल लैंड होल्डिंग्स में हमारे जो 1 से 2 हेक्टेयर की जो भूमि होती है, करीब हमारे पास 24,51,000 हमारे किसान हैं। सेमी मीडियम लैंड होल्डिंग में हमारे 9,74,000 किसान हैं। मीडियम लैंड होल्डिंग जो 4 से 10 हेक्टेयर की है वो 3 लाख किसान हैं पूरे देश में। लार्ज लैंड होल्डिंग वाले भी लोग हैं हमारे 48,000 लोग ऐसे जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है, ठीक है। और कुल जो हमारे पास लैंड होल्डिंग है वो 1,73,41,433 किसान हैं हमारे, जो लैंड होल्डिंग जिनके पास है। और उनके पास 1,34,81,367 एकड़ की जो है हेक्टेयर भूमि है उनके पास। इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, ये मेरे आंकड़े नहीं है, भारत सरकार के आंकड़े सारे के सारे। आप कहेंगे तो आपको सोर्स भी बता देंगे। पुअरेस्ट लोगों में शेड्यूल कास्ट 28.4% है। पुअर लोगों में उनकी आबादी जो है शेड्यूल कास्टों में कुल 100 लोगों में से 28 लोग पुअरेस्ट है, 24 लोग पुअर हैं, 21.2 मिडिल क्लास हैं, गलती से मीडियम लिखा है इसमें, मिडिल क्लास हैं ये, और 16.1% रिचर हैं, और रिचेस्ट लोगों में 9.5% शेड्यूल कास्ट हैं। तो करीब करीब 50% लोग ऐसे हमारे समाज के जो अपने पांव पे खड़े हैं। आज़ादी के बाद से उनके पास धन संपत्ति ताकत आई है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी में हमारे 25,83,585 लोग लगे हुए हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी में। नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में हमारे 77 लाख लोग लगे हुए हैं। छोटे छोटे हाथ के काम धंधे जो है उनकी बात हो रही है ये। और एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर में करीब 1 करोड़ लोग हमारे लगे हुए हैं। ये सब अपने पांव पे खड़े लोग हैं। ये इनको आपकी सहायता की जरूरत नहीं है। अगर आप सहायता करेंगे तो किस तरह की सहायता करेंगे वो एक अलग बात है। इसके बावजूद मेरे प्रेजेंटेशन का आखिरी हिस्सा, वी फेस, इतनी बड़ी ताकत हमारे पास है आपने देखी, फिर भी हमारे को ह्यूमिलेशन और इंडिग्निटीज क्यों फेस करनी पड़ रही है। इसके बावजूद हम कोई भी काम करते हैं तो उसका बैकलैश होता है, मारपीट होती है, एट्रोसिटी होती है। वो क्यों होती है हमारे ऊपर? इसके बावजूद रतनलाल जी बैठे हैं, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है? उनके साथ खुद भी हुआ है, ऐसा होता रहता है, उनके साथ तो होता ही रहता है। सर, हिंदू कॉलेज ने नाम ही था उसका हिंदू कॉलेज, मैं भी उसका स्टूडेंट था, ठीक है। और बहुत सारे जो इन्फ्लुएंस के सेक्टर हैं वहाँ हम बिल्कुल नदारद हैं, हमारी मौजूदगी नहीं है वहाँ पर। क्यों ऐसा है? हमको प्रमोशन और पावर की जो पोजीशंस हैं, चालिया जी भी हैं, उनको भी विक्टिम बनाया था, उनके ऊपर भी केस डाल दिया सरकार ने, उनको प्रमोशन देने नहीं दी, लेने नहीं दी। तो जितने भी यहाँ हमारे सरकारी अधिकारी होंगे, जब भी प्रमोशन होनी होती थी कुछ ना कुछ पंगा लगा देते हैं। तो जो प्रमोशन और पावर पोजीशन में जाने से उनको क्यों रोका जाता है अभी भी? मीडिया, जुडिशरी और कल्चरल स्पेसेस, बैठे यहाँ हमारे संजय जी ने जी, कितना स्ट्रगल करना पड़ा कल्चरल स्पेस में पहुँचने के लिए। वहाँ भी हमारी जो एंट्री रोकी जाती है। हमारे को जो हम जो अपनी बात करना चाहते हैं, ऑटोनॉमी जो हमको चाहिए कि हम अपने तरीके से अपनी बात कह सकें, हमको लोग हम सम्मान दें, और हम जो पोजीशन डिजर्व करते हैं वो पोजीशन हमको मिले, अभी तक हमको क्यों नहीं मिल रही है? ये जो 7 सवाल है, सवाल तो और बहुत सारे हैं, इन 7 सवालों, इतनी ताकत होने के बावजूद, आपने ताकत देखी, कितनी ताकत है हमारे पास, उसके बावजूद ये स्थिति क्यों है? और इसीलिए therefore the agenda of this Dalit Round Table is to find ways, mechanisms to overcome such handicaps and build futures. तो साथियों, इस राउंड टेबल का जो एजेंडा है, आपको बताना है वो कौन से रास्ते हैं, वो कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपनी कमजोरियों पर पार पा सकते हैं। ताकत मैंने बताई,
तो हम इस ताकत के बूते पर, आप सोच के देखिए, हमारे 1 लाख कितने अध्यापक मैंने बताया आपको यूनिवर्सिटीज में, 1,23,000 प्रोफेसर, 1,23,000 प्रोफेसर्स के होने के बावजूद, 58 लाख स्टूडेंट होने के बावजूद आज भी प्रोफेसर्स में, असिस्टेंट प्रोफेसर में, एसोसिएट प्रोफेसर में, स्टूडेंट्स के कोर्सेज में शेड्यूल कास्ट का प्रोपोर्शनेट प्रेजेंस नहीं है अभी भी। तो वो प्रोफेसर्स क्या कर रहे हैं, ये स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे हैं, हमें ये सोचना है। और अगर वो कर पाए तो ये राउंड टेबल उनको क्या सुझाव दे सकती है कि वो कैसे कर पाए इस बात को। थैंक यू वेरी मच। जय भीम।